हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में 50 में से 50 प्री में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, और 200 में से 201 मेंस में किस तरह से स्कोर किया। ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है। देखो, इवन इस पूरी छोटी सी वीडियो में ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज को समझना हो तो उसको पूरी तरह से सुनना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, समझनी है इस छोटी सी वीडियो से, तो आपको पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है। इसमें मैं क्या क्या डिस्कस कराने वाला हूं इसको मैं आप लोगों के सामने ही रख देता हूं, जिससे आप लोगों को पता रहे कि हाँ, आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी सारी चीजें बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा वक्त मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी 1-2 मिनट में आप लोग चीजों को डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों को पिछली एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इधर से मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इनका अंदाजा ना लगा पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इतनी सारी किताबें सर मैंने पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो किस तरह से पढ़ी होंगी, क्या इनको पढ़ने का सही तरीका होता है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इस बार मैं बताने वाला हूं कि बुक्स को कैसे पढ़ना होता है, जिससे आप लोग एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और किस तरह से मैंने अपने इंग्लिश को इंप्रूव करके 100% तक लाया, जहां पर 50 में से 50, 200 में से 200, ये वाला स्कोर बनाना अपने आप में एक टास्क होता है। और वो भी एक ऐसा स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या किसी दूसरे जो है बोर्ड से पढ़ा हो, जहां पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वहां पर स्कोप नहीं होता है, या फिर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वहां पर तवज्जो नहीं दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं स्टूडेंट। उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती ही आती है, और उनके पास अभी इस टाइम पे ऑप्शन है एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस। तो वो क्या करें, क्योंकि कम से कम 100 से 200 कॉल्स एंड मैसेजेस और कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं मेरे पास कि सर मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो हूं, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, इवन मैंने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे सीजीएल के या सीएचएसएल के सपने देखने चाहिए या नहीं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। ये मेरा स्कोर कार्ड है और ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक मुझे 4 साल, तो 4 से भी ज़्यादा, 4.5 साल, लगभग 5 साल होने वाले हैं पढ़ाते पढ़ाते। ऑफिशियली प्रोफेशनली मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है एक्चुअल। इससे पहले भी मैं थोड़ा सा कैजुअली ऐसे पढ़ाता था। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 वाला सीजीएल, तो वहां पर मेरा प्री में इंग्लिश का स्कोर था 50 आउट ऑफ 50, 50 में से पूरे 50। उसके बाद जो मेंस दिया था उसमें मेरा स्कोर था 195 रॉ स्कोर। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये 200 में से 201 कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल आए हैं भाई, देखो, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस था कि भाई ये 2 क्वेश्चन गलत कैसे हुए, क्योंकि मैंने घर पे आके देखा था, मुझे खुद से भी बुरा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मेरे बाद में मार्क्स बढ़ गए, मेरे 6 नंबर बढ़ गए, मेरा स्कोर फिर से कितना हो गया, 200 में से 201। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जब भी एग्जाम दूं तो मेरे रो स्कोर मेरा जो है 200 में से 200 और 50 में से 50 ही रहे। ये सारी बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये मैंने कैसे पढ़ी हैं, मैंने कितनी कितनी बार इनको कम से कम 4-4-5 बार लगा रखा है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने किया ना हो या फिर मेरे से आए ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब जब मैंने तैयारी करता था तब मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ से देते भाई, हिंदी मीडियम से, है ना, गांव देहात का बैकग्राउंड, तो नहीं हो पाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, माहौल ही नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों को ये तो डिटेल है उसी एग्ज़ाम की 19 की, कि प्री के जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो 153 थे 200 में से, और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे, 147.78 ये आप लोगों का जो है कट ऑफ गया था, उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स ऊपर नहीं गए, तो मतलब बच गए थे, बस यही है। उसके बाद इंग्लिश में अच्छा स्कोर था, और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर था, जीके जीएस में, और मैथ्स में थोड़ा सा कम रह गया था, जिसकी वजह से इतना जो है स्कोर हो पाया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी मैंने एनडीए दिया था 2014 में। ठीक है, एसबीआई पीओ क्लर्क भी क्लियर्ड है मेरा, और सीजीएल तो आपका 19 वाला है ही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है, स्ट्रेटेजिक वीडियो जो मैं आपको आज देने वाला हूं,
इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मिलकर के साथ में डिस्कस करेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल के लिए ही बता रहा हूं, ये सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। ये सीपीयू एमटीएस स्टेनो या फिर बैंकिंग वाला कोई स्टूडेंट है या एयरफोर्स वाला कोई स्टूडेंट है, सबके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप 50 में से 50, 200 में से 200, 30 में से 30, 40 में से 40 बना सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे सीजीएल का, लगभग सीएचएसएल का भी सेम होता है। ठीक है, पूरा पूरा सेम होता है। सिलेबस क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे पढ़ना है इंग्लिश को, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ये भी बताएंगे। टाइम टेबल मतलब कितना टाइम देना चाहिए, स्टडी मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड मतलब हो सकता है, हमें कहाँ से मिल सकता है, इन सारी सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो शुरुआत हम लोग करेंगे सीजीएल प्री एग्जाम के पैटर्न की कि कैसे कैसे पैटर्न रहता है। ठीक है, आज से पहले पहले जब होता था 2014 में, 13 में या 17 में, उससे पहले तो वहां पर एक क्वेश्चन होता था और एक उसका नंबर मिलता था, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होता था। उसके बाद में क्या हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं 25 और नंबर ऑफ मार्क्स हो गए हैं आपके कितने भाई, 50। अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसके 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न है, याद रखना, ध्यान से सुनना। इसमें 4 सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करने होते हैं प्री एग्जाम में, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो। वहां पर आपको रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, इंग्लिश और आपको जीके जीएस। ठीक है, सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं आपके 200 और टोटल नंबर ऑफ टाइम जो आपका टोटल टाइम होता है वो होता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 200, यानी कि 200। तो ये तो है आपका प्री वाला पैटर्न, यानी कि प्री एग्जाम आपका ऐसे कंडक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही प्री क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं टीयर 2 की तरफ, यानी कि मेंस की तरफ, तो वहां पर आपको, अगर आप मेन सब्जेक्ट से है, मेन स्ट्रीम से है, तो वहां पर जो ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा क्राउड होता है वो होता है हमारा ये वाला, जो टीयर 2 में पहुंचते ही उनको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। 2 पेपर होते हैं आपके टीयर 2 में, 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिकल पोस्ट होती है, जेएसओ वगैरह, उनका एक स्पेशल पोस्ट होता है। वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये 2 एग्जाम होते हैं जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम क्राउड होता है, वो ये वाला होता है, मैथ्स और इंग्लिश वाला। उनको क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, किसमें, मैथ्स में 100, मैथ्स में 100 क्वेश्चन मिलते हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मिलते हैं 200। जिसको बिल्कुल भी पैटर्न नहीं पता है, मैं उसको भी समझा रहा हूं। हो सकता है मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जो पहली बार उसको पैटर्न देखना हो या पता करना हो कि कैसे कैसे पेपर आता है, उसको भी मैं समझा देता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि तसल्ली पूर्वक वीडियो को देखना, ये 20-30 मिनट अपने इन्वेस्ट कर लो, जिससे आगे की तैयारी अगर आप लोग सोच रहे हो करने की तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में आप लोगों को 200 नंबर की 200 जो है क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन भी आपको 200 मिलेंगे और उनके मार्क्स भी आपको 200 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 200 और दोनों के लिए टाइम बराबर होता है, इसके लिए भी 2 घंटे, इसके लिए भी 2 घंटे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर, इसके लिए देखो ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर। इसमें हमारे ज्यादातर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, ये दूसरी पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वगैरह उनकी पोस्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर पहुंचते हैं टीयर 3 की तरफ। वहां पर आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, ऐसे राइटिंग, प्रीसियस, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 नंबर का जो है पेपर होता है। ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव ही होता है, इसमें ऑप्शनल कुछ भी नहीं होता है। वहां तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूं तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं सच बता दूं। ठीक है, मैंने मेंस दिया था जिसमें मेरे इंग्लिश में स्कोर था 200 आउट ऑफ 200। ठीक है, और मैथ्स का मेरा क्लियर नहीं था, इसी वजह से मेरा मेंस भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मेरा इंग्लिश का स्कोर पूरा पार है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तो होते हैं एसएससी वाले। उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस के तब से मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या वो लोग रेकमेंड करते हैं कि अनिल जादव सर से पढ़ो, तो उसमें हमारे डिफेंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं।
ठीक है, एयरफोर्स वाले हो गए या फिर एनडीए सीडीएस वाले हो गए, क्योंकि हमसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने शुरुआत से पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने फ्री में अपने दोस्तों को, अपने कुछ ऐसे कैजुअल फ्रेंड्स थे स्कूल कॉलेज वाले, उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो वहाँ से मेरे 2-3 स्टूडेंट तो डिफेंस में उस फ्री वाले बैच से ही सिलेक्ट हुए थे। तो तब से मुझे डिफेंस वाले स्टूडेंट्स की तरफ भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है कि मैं उनको भी बहुत अच्छे से सजेस्ट करता रहूँ। ठीक है, डिफेंस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन बैच भी मैं डिफेंस वालों का लेता हूं पर्सनली, तो उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। अगर वो लोग मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो वो मेरे से पर्सनली सजेशन ले सकते हैं, और बाकी उनकी भी जो है इंग्लिश को मैं बहुत अच्छे से कवर कराता हूं। एसबीआई पीओ अगर कोई दे रहा है, क्लर्क दे रहा है, उनकी भी इंग्लिश को मैं साथ के साथ लेके चलता हूं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की ऑडियंस भी हमारे पास है। ठीक है, बैंकिंग वाले और डिफेंस वाले। इसके बाद मैं आपको बता दूं स्पेशली मैं एसएससी वालों का पैटर्न बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होता है आप लोगों का सिलेबस, लेकिन सिलेबस भी आप लोगों का सेक्शनल होता है। सिलेबस आप लोगों को भी सेक्शनल, देखो ये एक आपका सिलेबस होता है, जैसे कि ग्रामर हो गया, पूरी इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रामर, वोकैब, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन। पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि भैया इंग्लिश में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर से भी पूछे जाते हैं, वोकैब से भी पूछे जाते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। सर ये तो एक्चुअल वो सिलेबस होता है जिसको एक स्टूडेंट को पढ़ना होगा, इसको तो पढ़ना होता है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद हम लोग सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं। हमारी फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि हमारा जो मेन सिलेबस होता है ना, हम उसी तक रह जाते हैं, असली सिलेबस तक नहीं पहुंच पाते। असली सिलेबस होता है आप लोगों का ये, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं सेक्शनल सिलेबस या फिर टाइप वाइज क्वेश्चंस, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसका पूरा वेटेज भी बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है, और उनको मैं आप लोगों को कैसे कराने वाला हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। आपने ये सीख तो लिया, पढ़ तो लिया, प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन आप लोग यहां तक तो नहीं पहुंचे भाई। यहां पर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट उस तरह की प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी बेसिक तैयारी में ही लगा रहता है, उसी में लगा रहता है, उसी में उलझा रहता है, उन्हीं की क्लियरेंस में लगा रहता है, आगे तक नहीं बढ़ पाता। एक तो ये सबसे बड़ी गलती ये होती है, जो लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंट है। कुछ बेसिक स्टूडेंट होते हैं वो सीधे यहां पहुंच जाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सर ने बताया था कि ये नहीं पढ़ना है, सीधे ये पढ़ना है, उनके तोते उड़ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं सीख पाते। भाई पहले फिल्टर करो अपने आप को। अगर आप एक स्टूडेंट हो बेसिक, तो आपको तैयारी यहां से शुरू करनी है। कम से कम 1 साल तक अपने आप को इसमें रगड़ो, 1 साल तक कम से कम। सोचो ही मत एडवांस लेवल की, आप पहले से तैयार हो। अगर जेन्युइन रिव्यू चाहिए, अगर जेन्युइन स्ट्रेटेजी चाहिए ना, मेरे पास हवा नहीं है कि ऐसे करके गोला फेंक दिया और आप उड़ गए और सीधे चले गए, सीजीएल क्वालिफाई कर दिया, नहीं हो पाएगा भाई। तोते उड़ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो पहले ध्यानपूर्वक सुनना, बातों को क्लियरेंस ले लो। ये जो पार्ट होता है शुरुआत यहां से होगी। अगर एक बेसिक स्टूडेंट है जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहा है, यहां से छोटी छोटी चीजों को समझना सीखना शुरू करे। ये ना सोचे कि मेरे 20 दिन बाद सर पेपर है, बताओ क्या करूं। भाई अगर आपने 4 साल पहले तैयारी करी है तब तो मैं कुछ बोल सकता हूं कि भाई ऐसे ऐसे कर ले, लेकिन अगर आज ही फील्ड में आया है और वो चाहता है कि सर मुझे 20 दिन बाद पेपर देना है, मेरे पास कोई ऐसी डोज नहीं है जो मैं आपको खिला दूं और आप सीधे एग्जाम देने चले जाओ, नहीं हो पाएगा भाई। तो कम से कम आपको 6 महीने 5 महीने जो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है उसको यहां तक कवर कर लो। क्या कर लोगे, यहां तक कवर कर लो, इस पूरे पार्ट को कवर कर लो। ये बेसिक पार्ट होता है एक स्टूडेंट का, बिगिनर के लिए, फ्रेशर के लिए। और अगर आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, तब आपकी बारी आती है इधर। ये होता है आपका एक्चुअल सिलेबस। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, फ्रेजेस एंड इडियम्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये आपका वोकैब का पार्ट हो जाता है, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, PQRS। ये पूरा का पूरा पार्ट होता है आपका सेक्शनल प्रैक्टिस का, या फिर आप बोल सकते हैं टाइप वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा मान लीजिए सर हमें ये कंप्लीट करना हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और ये कहां से करेंगे और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि किस तरह के जो है पॉइंट से, किस तरह के जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन के कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वो बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद एग्जाम एंड टॉपिक वाइज, कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है,
ये आपके एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं। देखो ये एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 1 में 42 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के पूछे गए हैं। स्पॉटिंग द एरर के सीजीएल 19 टीयर 1 में यानी कि 2019 के टीयर 1 में जिसमें मैं भी बैठा था उसमें 36 क्वेश्चन सारी की सारी शिफ्ट के। याद रखना ये एक पेपर के नहीं है, जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं, जितने भी दिनों में पेपर हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा करके मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लीट चार्ट, ठीक है, ये किसी एक बुक का चार्ट है जिसमें ये पूरा फिल्टर्ड है ना। हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये पूरा डेटा निकाल सके, मैं किसी बुक से उठा के आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज बुक्स बहुत सारी हैं, सब में ये डेटा मिल जाएगा आपको। ये सीजीएल 2018 के टीयर 2 में मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है 60 क्वेश्चंस। ये स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के किसी एक चीज का डेटा यहां पर आप लोग चेक कर लो, बाकी आप लोगों को पता तो चली जाएगा। नरेशन का 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्री में, लेकिन मेंस में 18 क्वेश्चन। देखो मैं इनको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वॉइस और नरेशन से मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 18 क्वेश्चन, यहां पर 81 क्वेश्चन पूछे गए टीयर 2 में। टीयर 2 का जलवा देखो भाई साहब, मेंस में वॉइस और नरेशन का जलवा देखना। कितने क्वेश्चन है, यहां पर 81, यहां पर 81, यहां पर 60, यहां पर 60, 60, 60, 66, सॉरी 66, 66। इधर भी देख लो टीयर 2 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख पा रहे होंगे वॉइस और नरेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। पैराजंबल के देख लो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। ये मेंस का डेटा है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का चैप्टर वाइज, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले ये वाला बताया ना, ये वाला पार्ट, इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से एग्जामिनेशन में, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर लिख रखा है। अब पूरा का पूरा समझाने का कोई फायदा तो है नहीं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके आगे की चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सर अगर हमें भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी हो, जैसे मान लीजिए मैं एक बिगिनर हूं, अभी मैं आज से जो है पढ़ना शुरू करना चाहता हूं, आज से मैं अपनी तैयारी शुरू करना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, मुझे कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए सर। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए मैं बता रहा हूं, और आप इंग्लिश में, पर्टिकुलर में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बाकी की किसी चीज की नहीं बता रहा, याद रखना। और आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नए हैं, आपने पहले कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है। सबसे पहला आपको जो काम करना है ना, वो करना है कि आपको पहले तो एक क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप बिना क्लास, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, आज आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है, ये होता है। अगर आप उसके बावजूद भी चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेना चाहता, मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको कोई बुक जो है फॉलो करनी पड़ेगी। और उस बुक के लिए भी आपको एक टीचर की, एक एसोसिएट की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी हेल्प करे, जो आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कराए, या कुछ ना कुछ। देखो अकेले बहुत सारी चीजों को अकेले करना बहुत इंपॉसिबल सा हो जाता है कई बार। अगर आप थोड़े से भी वीक है, या तो सॉफ्ट माइंडेड हो, तो चीजों को मैनेज कर जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं हर तरह से बातें बता रहा हूं कि अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं और अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो पहला काम होता है कि जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे, जो भी टीचर आपका फेवरेट है, जिससे आप पढ़ते हो, उनके जो प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ जो वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो किसी बुक से, कौन कौन सी बुक हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। कॉन्सेप्ट के लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करता, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं सिर्फ टीचर प्रेफर करता हूं, कि किसी भी पर्टिकुलर टीचर से जो आपको समझा पा रहा है अच्छे से, और उसका जो मैटर है वो ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप उस टीचर से पढ़ो। डजंट मैटर वो कैसा है, कहाँ का है, क्या करता है, उससे कोई मतलब मत रखो, ठीक है। तो एक प्रॉपर, आप लोगों के पास इतना टाइम तो होगा, इतना पैसा तो होगा कि एक कोचिंग ज्वाइन कर सको। ऑनलाइन कोचिंग आजकल अगर कहीं नहीं मिल रही ना, तो ओपन स्टडीज ओनली द ऑप्शन, जहां पर 299 में आपको चीजें मिल जाती हैं। बस ये वन टाइम पेमेंट आपको करना है। लेकिन अभी आप कहोगे कि सर इंग्लिश का जो है मेरा हर एक बैच 299 में ही आएगा। ओपन स्टडी पे जब तक मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा खुद का चैनल है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो 200-300 रुपए इकट्ठे कर लो कहीं से भी। 300 रुपए में पूरी इंग्लिश कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए मैं पढ़ाता हूं। लेकिन ये ऑफर मात्र 24 घंटे के लिए रहता है, ये निकल चुका है, अभी वो 600 रुपए का मिलेगा, ठीक है। तो आगे भी अगर आप लोगों को, जैसे ही मेरा कोई नया बैच आएगा, तो आप लोगों को 299 का कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट ओपन स्टडी पे आएगा वो 299 रुपए का ही आएगा। अब हर एक बच्चा पढ़ सकता है। अब हर एक भाई मेरा जो है, कोई भी
एक्सपेक्ट करता है अपने आप से वो पढ़ सकता है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये मेरा कमिटमेंट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो अगर ओपन स्टडी पे लॉन्च होगा उसका बैच, पहला बैच पहले के 24 घंटे तक 299 में ही रहेगा, उसके बाद उसकी फीस बढ़ेगी। और शुरुआत में चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, कितने भी बड़े सब्जेक्ट की बात करें 299 में ही मिलेगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको पैसा बहुत है, आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अलाउड हो, कहीं पे भी पढ़ो। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने उनके प्रॉपर नोट्स बनाए, फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो। ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए कहानियां हैं, सुन लो भाई, ध्यान से सुनना। पहले तो अपने नोट्स बनाओ, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स, उसके बाद उनको रिवाइज करते रहो। जो भी क्लास नोट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आधा घंटा लेके। मान लो 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास हुई तो आधा घंटा इसको दे दो। उसके बाद उसी चैप्टर की, एक दिन में चैप्टर खत्म नहीं होता है, लेकिन 2-4 दिन में, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर वाइज, उस चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाना पसंद करो। ठीक है, और जितने दिन में, मैं जो प्रेफर कर रहा हूं ना वो बता रहा हूं, खुद से प्रैक्टिस करनी होती है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा आपके पास, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। जितना टाइम आपने इसमें दिया है उतना ही टाइम और उससे ज्यादा टाइम आपको इस वाले पार्ट में देना है चैप्टर वाइज। नाउन कंप्लीट हुआ, नाउन की इतनी प्रैक्टिस लगा दो कि नाउन का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो जो आपको आता ना हो, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उसकी उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस लगा दोगे। कभी भी नहीं हो सकता कि आप चाहो कि आप इनको पढ़ते पढ़ते मर जाना पूरी जिंदगी। ठीक है, आप 50-50 बार इनको प्रैक्टिस कर लेना, आप इनको रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाती है, कई सारे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए या 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो अब उनकी ओवरऑल प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं। मैं इधर बताऊंगा प्रैक्टिस वाला पार्ट, ये बेसिक वाला पार्ट है। आप चाहो तो बुक से पढ़ना नहीं चाहते या सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो। ठीक है, कोई बहुत महंगी क्लास है आप ओपन स्टडी से ले लो, यहां पर आपको सस्ती मिल जाती है। ठीक है, एडवांस पार्ट अब मैं आपको समझाऊंगा। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर चुके हैं या उनका बेसिक्स जो है पूरा का पूरा बेसिक जो है वो क्लियर है, अब उनको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें से 4, 5, 6, 10, 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, छोटी मोटी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको करना है ऑल ओवर प्रैक्टिस। ऑल ओवर प्रैक्टिस मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मिक्स प्रैक्टिस लगा दो। तो मिक्स प्रैक्टिस में क्या होता है, आपको ये आइडिया लग जाता है, जैसे अगर कॉमन एरर लगा रहे हो तो ये मिक्स प्रैक्टिस है, इसमें किसी भी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते, जैसे आपने ओवरऑल प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, टारगेटेड मॉक टेस्ट लगाने हैं, याद रखना टारगेटेड प्रैक्टिस लास्ट में करनी है। हमेशा हम लोग सीधे सीधे मॉक पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमारे बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ऑल ओवर प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भैया, मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली वाले मॉक टेस्ट 1 महीने की 1.5 महीने की तैयारी के बाद, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो सीधे मॉक लाइन जो है मॉक लगाना शुरू कर दो, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप लोग जैसे लगाना पसंद करते हो। ठीक है, उसके बाद आती है टारगेटेड प्रैक्टिस। टारगेटेड प्रैक्टिस क्या होती है, इसमें आपको टाइम मेंटेन करके प्रैक्टिस करनी है कि मुझे इतने समय में इतने सारे क्वेश्चन इतनी एक्यूरेसी के साथ करने हैं। और एक्यूरेसी हमेशा आपको अगर रखनी हो ना, हमेशा वो एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए 100%। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपकी एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन जो है वो 100% रहनी चाहिए कि मुझे इस बार 100% करना है, बस इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तभी जाकर के आप एक रैंकर बन पाते हैं, एक अच्छे टॉपर बन पाते हैं, एक अच्छी जो है रैंक बना पाते हैं, अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का पूरा इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस स्मार्ट अप्रोच के कैसे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बेसिक है तो ये आपको करना पड़ेगा स्टेप वाइज, पहले प्रॉपर नोट्स, रिवाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ऑनलाइन क्लासेस, उसके अलावा एडवांस करना है, पहले मिक्स प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद टारगेटेड प्रैक्टिस जिसमें आप लोगों को टाइम भी मैनेज करना है। अब चलते हैं किताबों की तरफ कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। भाई अगर आप लोग किताब पढ़ने की बात करें और वो भी सीजीएल के लिए, चाहे प्री से लेकर के मेंस तक की, तो मैं आपको 4 से 5 बुक पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। 5 किताबें पढ़नी है मात्र। ठीक है, इसके अलावा जब आप इनको पढ़ लो और पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओ, फिर मेरे से बात करना कि सर ये तो पढ़ ली, आप बताओ, तो उनको मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा
5 किताबें, 5 से 6 किताबें बताऊंगा। उसके बाद पहले बताऊंगा कि सर कॉन्सेप्ट्स कहां से पढ़ने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं किसी बुक को प्रेफर करता ही नहीं हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप खुद से जब पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हो। या तो बुक पर जो है, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो, बुक से कॉन्सेप्ट कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो कि पहले के स्टूडेंट किया करते थे, अभी तो सबके पास ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो घर से बैठ के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर टीचर जिससे आप लोग पढ़ते हो, जिससे भी आप लोग पढ़ते हो, पर्टिकुलर टीचर जिससे आपको पसंद है कि मुझे इस टीचर का समझ में आता है, वो टीचर पकड़ लो हर एक सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ उसी एक ही व्यक्ति को अपने पूरा अपना जो है उनको समर्पित कर दो कि सर मेरी नैया आपके हाथ है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। किसी भी यूट्यूब पे बहुत तरह के सजेशन आते हैं, किसी की तरफ मत जाओ, पहले एक ढूंढ लो अच्छे से, ठीक है। जो भी आपको मिल जाए उसको पकड़ लो कि सर अब आपके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपके हाथ में। तो उस पर पूरा भरोसा दिखाओ। ये तो चॉइस करने का तो आपके हाथ में ना, आप किसी को भी तो चूज नहीं कर लोगे, उसकी थोड़ी ना गलती है टीचर की, वो कुछ भी पढ़ा रहा है तो आप पढ़ रहे हो। भाई पहले आप ढूंढो आपके मतलब का है भी है या नहीं है, फिर उसको बाद में क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है। उसके बाद कोई भी टीचर हो, अगर टीचर के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सबसे बेस्ट होता है, उनसे क्लियरेंस मिलता है। पेड पढ़ो, फ्री पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जो भी अच्छा लगे वैसे पढ़ो, ठीक है। जैसे ही अगर आप बुक फॉलो करना भी चाहते हैं तो कुछ बच्चे पूछते हैं, मैं नीतू सिंह जो है प्रेफर कर देता हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पे होती भी है ये वाली बुक और इसमें चीजें अच्छी होती हैं। मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो में बताया था कि ये वाली किताब पढ़ लो, यहां से कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाते हैं वॉल्यूम 1 में, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से प्रेफर करूंगा कि आजकल इतनी सारी फैसिलिटी हैं तो भाई एक टीचर ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ले लो अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं जा पाते हैं तो। उसके बाद जैसे ही आप एक टीचर के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, आपने मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट किया नरेशन, ठीक है भाई, जैसे ही आपने नरेशन चैप्टर कर लिया, अब उसकी प्रैक्टिस के लिए टीचर जो प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं वो कर लो, वो जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कर लो। उनके अलावा आपको इन दोनों बुक्स को फॉलो करना है, जहां से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे भाई? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। आप दोनों में से कोई भी बुक एक परचेस कर सकते हैं, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक स्मार्ट और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो, और अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें भी आपके चैप्टर वाइज जो है आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसमें भी दे रखे हैं। इन दोनों बुक्स को मैंने सबसे पहले मैंने इस बुक को फॉलो किया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक चैप्टर के, एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप थक जाओगे, बुक के क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मैं किसी को लाइक डिसलाइक नहीं कर रहा, ये मत सोचना, बुक्स दोनों ही लेनी है, मैंने दोनों ही पढ़ी है, 2-2 3-3 4-4 बार लगा चुका हूं मैं इनको, सारे के सारे क्वेश्चन रट गए, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों जो बुक हैं ये आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट बुक है, ये भी बेस्ट बुक है, अच्छी बुक्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, बस मैंने इतना बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आती है बात, जैसे ही आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, अब आप हो गए 2 महीने या 3 महीने हो गए तैयारी करते करते, अब आप आओगे मिक्स प्रैक्टिस की तरफ कि सर मैंने सारी की सारी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम इधर, ये है आपका ग्रंथ जिसमें भरे हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें क्या मिलेगा आप लोग, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी और भी किताबें हैं। अब तो शायद एमबी पब्लिकेशन की भी सेक्शनल बुक आ गई है इस तरह की चैप्टर वाइज, जिसमें एरर के अलग, इंप्रूवमेंट के अलग ऐसे क्वेश्चन है। तो यहां से आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बुक है। बुक क्या है सबको पता है, किरण की एसएससी लैंग्वेज की जो चैप्टर वाइज है, ये कोई सी भी आप बुक ले सकते हैं, इसमें से आप लगाओगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे मान लो मुझे एरर के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इंप्रूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, थक जाओगे करते करते, इतने क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सामने दिखा देता हूं भाई, ये मैंने सारी की सारी इतनी बार लगाई है, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीटली एक बार नहीं लगा पाई कि एक दिन बैठ के मैं 1-1.5 महीने में इसको लगा दूं। तो ये बुक थी मेरे पास सबसे पहले, तब से अभी तक ये है, ठीक है। 2017 तक का इसमें मैटर था, ये बहुत अच्छी से मैंने लगाई। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी बुक्स है मेरे पास, देखो ये भी मैं कराता हूं। आप लोग कहोगे तो मैं इसको और करा दूंगा फिर इसके बाद में, देखो ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सारी की सारी किताबें हैं, दोनों बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। इन दोनों बुक्स को आप लोग लगा सकते हो आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में बैंक पीओ वालों के लिए भी है ये चैप्टर वाइज, जो लोग बैंक की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बुक्स हैं, ठीक है। तो ये बुक्स में से आप लोग कोई सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा ली, अब आते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि टारगेटेड प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, स्कोरिंग प्रैक्टिस करना है कि मान लो मेरा 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, अब क्या करूं। अब आते हैं हम इधर इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर क्या करोगे, जो रिवाइज्ड और अपडेटेड जो बुक आ रही हैं, जो अभी आ रही हैं, ठीक है, 2022 वाली, 21 वाली, उनमें से कोई, जैसे ये है 2020 और 21 वाली, ठीक है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हो, या फिर ये भी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई सी भी आप एक बुक ले लो,
ठीक है, ज्यादा बुक्स रखने से एक जैसी दो बुक लेने का कोई फायदा नहीं है, कोई एक बुक ले सकते हो आप इनमें से। ठीक है, अब इसमें मिलते हैं आपको टारगेटेड मॉक टेस्ट, एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर हैं। इनको जब आप लगाओगे आपको क्वेश्चंस के लेवल का भी अंदाजा होगा, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं उनका भी अंदाजा होगा। ठीक है, और आप लोगों का स्कोरिंग जो प्रैक्टिस होगा वो यहीं से बन के आता है। ठीक है, कि कितने टाइम में मुझे कितना प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चंस लग पा रहे हैं। ठीक है, मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है ना, अच्छे से मैं चीज़ों को डील कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। लेकिन कभी भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन सब चीज़ों को नहीं भूलना है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनको साथ रखना है, वरना जिसमें इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो कहाँ से उठाओगे, यहाँ जाना पड़ेगा आपको, सेक्शनल पॉइंट पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उनका साथ कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल भी बता देता हूं कि किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, स्पेशली मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश में आप किस चीज को कितना टाइम दे सकते हो या देना चाहिए। ठीक है, सेक्शनल जो है मैं आप लोगों को चीज़ों बताऊंगा इंग्लिश को लेके। पहले तो मैं आपको पूरी अगर तैयारी कंप्लीटली तैयारी कर रहे हो तो देखो, इंग्लिश को जो हम लोग टाइम देते हैं वो कम से कम मिनिमम टाइम होता है 3 घंटे। ये आपको 3 घंटे तो उसको देना ही देना है। सेल्फ की बात हो रही है, ये क्लासेस का टाइम छोड़ के, क्लासेस का टाइम छोड़ के ये आप लोगों को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 घंटे की अगर आपने मेरी क्लास ज्वाइन कर ली तो आप कह रहे सर 2 घंटे तो हो गए, अब मैं नहीं पढ़ रहा इंग्लिश, तो कुछ नहीं होने का भाई। रीजनिंग को मात्र 1 घंटा दे दो, काफ़ी है, चल जाता है, एक्स्ट्रा क्लास के अलावा। ठीक है, और ये कम से कम मैथ्स को आप 2 से 3 घंटे देते हो, 3 घंटे मिनिमम। ठीक है, क्लास के अलावा जीके जीएस को भी आप कंप्लीट, करंट अफेयर, जीके जीएस, मिसलेनियस, सारी की सारी चीज़ों को अगर टाइम देना पसंद करते हो कम से कम 2 घंटे। ये आपका ऑल ओवर मतलब जो होता है लगभग, देखो 3, 4 और 11 और 2, 13, 12-13 घंटे का शेड्यूल हो गया है। ठीक है, इतना एक स्टूडेंट दे देता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो उसको पता भी नहीं चलता मेरे 16 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे कब निकल गए। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट दे देते हैं 8-8 घंटे इस क्लास को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशली इंग्लिश की, कि सर इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे अगर इंग्लिश में आप लोग ग्रामर पढ़ना पसंद करते हैं, पसंद क्या करोगे, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर से सबसे ज़्यादा जो होता है पार्ट आप लोगों का एसएससी एग्जाम में कवर होता है। तो ग्रामर में आप लोगों को कम से कम, देखो क्लास का टाइम होता है 1.5, मान लो 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए। ठीक है, आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसके तुरंत बाद तो आपको आधे घंटे तो कम से कम इसको रिवाइज करना है। ठीक है, आधे घंटे तो आपको इसको रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। और जैसे ही आप आधे घंटे पढ़ने के बाद इसको, सॉरी 1.5 घंटे पढ़ने के बाद इसको रिवाइज कर लेते हो तो 1 घंटा आपको इसको एक्स्ट्रा देना है। 1 घंटा आपको इसको एक्स्ट्रा देना है। और उस 1 घंटे में, ये 1 घंटे में क्या करोगे, इसी के जैसे जो आपने पढ़ा है 1.5 घंटे में, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढ के लाओ भाई, कहीं से भी लाओ, ढूंढ के लाओ। चाहे आपको 5 किताबें आपके पास होनी चाहिए, 4 किताब हो, 10 किताब हो, कहीं से भी लाओ। जैसे अगर टेंस कंप्लीट हो गया ना, तो टेंस के इस पॉइंट से लेकर जितने भी क्वेश्चन किसी भी बुक में हो सारे लगा दो। जरूरी तो नहीं है कि 1.5 घंटे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें जो भी सर ने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस लगा दो। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ये हो गया लगभग 3 घंटे का टाइम। कितना हो गया भाई, 3 घंटे का टाइम हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स हो गए आपके 3 घंटे आप लोगों ने एक्स जो है कंप्लीट इंग्लिश को दे दिया। अब इसमें क्लास का भी टाइम तो इंक्लूड हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा निकालना है जिसमें कंप्लीटली वोकैब और कुछ सेक्शनल प्रैक्टिस। ठीक है, वोकैब प्लस सेक्शनल प्रैक्टिस, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन किसी भी क्लास में एक साथ नहीं चल पाता है, ये सबसे लास्ट में ही कराते हैं टीचर्स, क्योंकि इसमें टीचर का रोल कम होता है, स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है। तो आप इसको साथ के साथ लेके चलोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि आपने 3 घंटे ग्रामर को पूरा का पूरा पाठ दे दिया तो 3 घंटे में आप लोग क्लास समेत 3 घंटे में कंप्लीट ग्रामर बहुत अच्छे से कर पाओगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो जिसमें आप लोग क्या करोगे भाई, 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लोगे, सेक्शनल प्रैक्टिस कर लो, ट्राई करते रहो, लगाते रहो, बुक और जो है वोकैब याद करते रहो। वोकैब याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। वोकैब याद करने का तरीका क्या होता है, सर वोकैब याद नहीं होती, तो 2-3 तरीके होते हैं। या तो ट्रिक बना लो। अब ट्रिक टीचर जो बनाएंगे, अगर दूसरों पर निर्भर रहोगे तो टीचर जैसी ट्रिक बताएगा, अगर वो नहीं बताएगा तो आप रह जाओगे। अगर वो बताएगा वही ट्रिक याद करनी पड़ेगी, वो जिस वर्ड की बताएगा उसी वर्ड को याद कर पाओगे। तो हमेशा दूसरों पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। ट्रिक आप कोशिश करो खुद से बना लो,
कीवर्ड्स बनाने होते हैं, निमोनिक्स बनाने होते हैं, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। टीचर बनाएगा, आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे, आप खुद से बनाओगे, किसी अपने आजाद रहोगे। अब ये जो होता है हमेशा 100% स्कोर नहीं करवा सकती आपकी ट्रिक वाली वोकैबुलरी। तो आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है ना भाई, प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है ना भाई, ये आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ लेनी है। बार बार इसको प्रैक्टिस करो और कुछ भी मत पढ़ो। साइंस की वोकैब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई, वोकैब वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आपको कोई वर्ड पढ़ना है और आपको यह भी पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको कैसे याद करना होगा, तो याद करने के लिए मैं एक और तरीका जो मैं फॉलो करता था और अब भी करता हूं, वो होता है लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्ड को, जिस वर्ड को आप याद करना चाहते हैं उसको लिखो, लिखने के साथ साथ उसको बोलो। लिखो, प्रैक्टिस करो, रफली लिखो, किसी रफ पेपर पर लिख लिख के उसी एक वर्ड को 10 बार लिख डालो। पेज फट जाए लेकिन वर्ड को रिपीट करना बंद मत करो, ठीक है। उसको पढ़ो, फिर उसको रिवाइज भी करते रहो, बोलते भी रहो, और कोशिश करो कि इसकी भी ट्रिक बन जाए। अगर ओरिएंटेड वर्ड की ट्रिक बन जाती है ना, ये सोने पर सुहागे वाली बात होती है, ऐसा अक्सर होता नहीं है ना। ट्रिक जो बनती है वो अदर वर्ड्स होते हैं जिनका कनेक्शन बहुत ही कम होता है, अगर किसी वर्ड की जल्दी से ट्रिक बन जाती है तो। लेकिन जो ओरिएंटेड वर्ड्स अगर उनकी ट्रिक बन रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया वोकैब पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर फ्री मटेरियल कहां से मिलेगा। तो सिंपली आप इंग्लिश के लिए मेरी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए आप लोगों को सारी की सारी सब्जेक्ट ही धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही हैं, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल इंग्लिश चल रहा है, मैथ्स रीजनिंग भी चल रहा है, ठीक है। वहां से भी आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, उनकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती हैं। जो भी हमारे पास बुक की पीडीएफ पड़ी हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। किसी दिन मैं आपको गिव अवे दूंगा, बहुत सारी पीडीएफ सारी की सारी जो मैंने आज तक अपने पूरे करियर में पढ़ाया है ना, पूरा मैटर, वो मैं आपके सामने आपके टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों को इन फ्यूचर के लिए अभी से ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल को या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादव दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये चैनल है आप लोगों के टेलीग्राम पर। तो इन फ्यूचर में एक ऐसा प्लान बना रहा हूं कि जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं अब तक, उनका एक कंप्लीट मैटर बना करके मैं अपने स्टूडेंट्स को दे दूं, जो आगे चल के अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को टेलीग्राम पर सारा का सारा मैटर जो भी है मेरे पास मैं भेज दूंगा, है ना। जो जो आप लोग डिमांड करते हैं वो, और क्लास नोट्स जो डेली चलते हैं वो तो चलते ही चलते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस लेनी है, मुझे क्या करना चाहिए, मान लो मुझे आपकी बात अच्छी लग गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बहुत कम पैसा है, और मुझे एक ऐसे टीचर से पढ़ना है जिससे मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टाइम टेबल बता दो, मुझे इंग्लिश पढ़नी है। तो भाई इंग्लिश के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूं आपको, एक नाम दूंगा, चाहे आपका इंग्लिश हो या मैथ्स या रीजनिंग, आगे चल के मैं पूरी की पूरी चीज़ें जो है मैनेज करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इंग्लिश के लिए तो 100% आपको श्योर कर दूंगा कि कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कितने भी वीक हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको बस एक ही नाम याद रखना है, ओपन स्टडी, ठीक है। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल है, ओपन स्टडी आपका एप्लीकेशन है, दोनों पर मेरी क्लासेस चलती हैं, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी इंग्लिश की। देखो एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से एक क्लास चलती है एक सेम कोर्स में, और वही उसी कोर्स में 11:30 बजे क्लास चलती है। एक 10 बजे चलती है, एक 11:30 बजे चलती है एप्लीकेशन पर। ये पेड वाले स्टूडेंट हैं, और पेड में पता है उन्होंने मुझे कितना पे किया है, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जायदाद पे की है, पता है 299 रुपये पे किया है। कुछ स्टूडेंट ने जो बाद में फीस बढ़ गई थी तब उन्होंने क्या किया है, 599 किया है। तो ये तो तब भी वैलिड फीस है, ये तो कोई वैलिड फीस है भी नहीं है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको 299 में। लेकिन मेरा जब भी नया बैच मेरा आए या मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे सब्जेक्ट का आए, आपको 299 में ही मिलेगा पहला बैच, पहले के 24 घंटे। पहला बैच, आखिरी बैच, कोई सा भी बैच हो, पहले के जिस दिन लॉन्च होगा, जिस दिन शुरू होगा, उस दिन के 24 घंटे तक आपको 299 में बैच मिलेगा। उसके बाद उसकी फीस बढ़ जाया करेगी, ठीक है। ये मेरा प्लान है आगे का। यूट्यूब पर फ्री में जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं सुबह 9 बजे वोकैब की स्पेशल क्लास चलती है, शाम को 7 बजे ग्रामर की स्पेशल क्लास चलती है। इसके अलावा आप लोगों को मैराथन्स, स्पेशल वोकैब या स्पेशल कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस, या फिर जो भी CHSL वालों के लिए मैराथन लग रही हैं या आने वाले टाइम में लगने वाली हैं, वो आप लोगों को अलग से मिलता है। तो ये 4 क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का मेरा टाइमिंग है। अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी चैनल जिस पर अभी आप मुझे देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन बैच अगर किसी को ज्वाइन करना है,
जो मैंने अभी आपको बताया है एप्लीकेशन वाला, तो आप लोगों को ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने कर रखा है उनको तो पता ही होगा, ठीक है। जिसमें मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एसएससी के हर एक एग्जाम को, डिफेंस के हर एक एग्जाम को और बैंकिंग के 90% 95% तक चीजों को कवर कराने का पूरा ठेका मैंने ले रखा है। इंग्लिश फाउंडेशन बैच में बिल्कुल जीरो से क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को कोई कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी चीज जानकारी लेनी है, तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और इन नंबर्स पर लगभग मेरे से ही बात होती है, ठीक है। कोई टेलीकॉलर अभी मेरे पास नहीं है, मैं खुद से ही कॉल वाल उठाता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। आपको भी पता है, आप लोगों ने सहयोग किया है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट भी दिखाया है, ठीक है, मेरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारी हिम्मत भी मिली है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि आगे की रणनीति क्या है भाई। आगे बहुत बड़ी चीज आने वाली है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें। जैसे कि सबसे पहले आपको आज से ही मैं एक अनाउंस कर रहा हूं कि आने वाले कुछ टाइम में हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें हर वो व्यक्ति, हर वो स्टूडेंट, हम उस स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ने में बहुत माहिर है और जो पढ़ना चाहता है, क्यूरियोसिटी बहुत है उसके अंदर, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रह जाता है। उस वजह को हम लोग ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। उसकी वजह हो सकती है पैसा, उसकी वजह हो सकती है माहौल, उसकी वजह हो सकती है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और वो उस चीज़ से आगे निकल के आ पाएगा। तो आगे की रणनीति ये है कि आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें टॉप 100 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मात्र ₹1 में पूरा का पूरा कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा। कंप्लीट 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे। इनको डिसाइड कैसे करेंगे, इनका टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पर इनका जो है मेरिट लगेगी और उसमें से टॉप 100 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मात्र ₹1 में, बस ₹1 पे करना है उनको, ₹1 में कंप्लीट। वो ₹1 इसलिए रखेंगे ताकि वो लॉग इन कर सके, उसका जो है उससे वो बैच यहाँ से हम लोग एनरोल करा सकें, क्योंकि फिर वो हम यहाँ से अलाउ करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आएंगे ना, तो अपना जो सर्विस होगी ना, उसके लिए ₹1 रखेंगे, जिससे वो पे करके अपना अनलॉक कर सके खुद से, क्योंकि हमारे पास सबके कॉल आएंगे तो हम कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो वही चीज है, ठीक है। तो आगे की रणनीति, टॉप 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने वाले हैं। आप लोग तैयार रहना आगे के लिए, ठीक है। और बहुत जल्द होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर होने वाला है, ठीक है, मात्र ₹1 में। बाकी की चीजें आप लोगों को पता ही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मुझे फॉलो करते हो तो मेरे कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं पूरी गारंटी देता हूं आप लोगों को कि बेसिक्स आप लोगों के किसी भी तरह से मैं नहीं छूटने दूंगा। अच्छे से आप लोगों को तैयार कराऊंगा, फाउंडेशन बिल्कुल आप लोगों की मजबूत कर दूंगा। एक एक चीज, जो व्यक्ति पहले कभी जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी ना, वो भी मेरे यहां से इंग्लिश सीखेगा और इस बार अपने CHSL, CGL या MTS जो भी आप लोगों ने टारगेट किया है, मेरी तरह 50 में से 50, 200 में से 200 आप लोगों को भी स्कोर करना है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं बाकी की चीज़ों को भी इंप्लीमेंट कर दूंगा। पता है कि प्रेशराइज होकर जब आप कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कुछ बताना हो गया होगा, बाद में याद आता है यार मुझे ये भी बताना चाहिए था, और कम टाइम में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी सारे स्टूडेंट को बता देना है कि इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी है। अनिल जादव सर यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर सभी लोगों को। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया।